हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में, ठीक है, यूपी बोर्ड 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं वहां हम लोग एक चैप्टर पूछा जाता है। उस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिस चैप्टर का नाम होगा मानव जनन। ठीक है, और इस मानव जनन में दो तरह से हम लोग देखेंगे कि मानव में हमारा जो मेल होंगे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो हमारी फीमेल होंगी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उनका हम लोग मुख्य अंग, सहायक अंग, ग्रंथियां, इस सारे चीजों के बारे में मेल का भी पढ़ेंगे और हम लोग फीमेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मानव जनन तंत्र एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी बोर्ड के एग्जाम में से सवाल बनते भी है और बनने की संभावना भी होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला हम लोग मानव जनन के बारे में ही जानकारियां इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, यदि मैं मानव जनन की बात करूंगा कि मानव जनन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जनन की बात करते हैं। हमने इस चैनल पे जनन के बारे में पढ़ाया भी था और बताया भी था कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसे नई संतति का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहेंगे जी? जनन कहेंगे। अब उस जनन को हम लोग मानव जनन भी कह सकते हैं। यदि कोई मेल और फीमेल आपस में संयोग करके नई संतति का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? मानव जनन। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो मानव जनन होती है इसकी डिफिनीशन यही बन सकती है बाबू कि यदि मेल और फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष आपस में संयोग करके नई संतति का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को मानव जनन कहते हैं। और मानव जनन की यदि बात करेंगे तो इस मानव जनन के में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग मानव जनन में क्या क्या विशेषताएं होती है इनकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मानव जो होते हैं एक लिंगी जीव है। लिखेंगे मानव एक एक लिंगी जीव है। अर्थात मनुष्य जो होते हैं ये क्या ऐसे प्राणी है जी? एक लिंगी प्राणी है। उसके बाद इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे नर जनन। नर जनन क्या होते हैं? तो नर जनन तंत्र की बात करेंगे। नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, तो नर यानी मेल। नर का मतलब क्या होगा बाबू? नर यानी आप इसको क्या कह सकते हो जी? मेल कह सकते हो। ठीक है, नर यानी क्या हो जाएगा? मेल होगा। ठीक है, और यह कहां पर मेल में पाया जाता है? कभी भी यदि क्वेश्चन पूछे कि नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाएगा तो ये नर में या मेल में पाया जाता है। ठीक है, और इनसे नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक या शुक्राणु, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण होता है। नर या शुक्राणु का क्या होगा जी? निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे मादा जनन तंत्र। ये फर्स्ट था। सेकेंड आपका पढ़ेंगे इसमें मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
म- यह मादा अर्थात अर्थात फीमेल में पाया जाता है। कभी भी यदि क्वेश्चन पूछे कि किस में पाया जाएगा जी, फीमेल में पाया जाता है। और इनसे इनसे मादा युग्मक इनसे मादा युग्मक या या अंडाणु का निर्माण होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है बाबू। कभी भी यदि पूछे कि नर जनन तंत्र का है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात यह नर या मेल में पाया जाता है और यह इनसे क्या होगा जी, शुक्राणु का निर्माण होगा। दूसरा है मादा जनन तंत्र, अर्थात यह मादा या इसी को हम लोग फीमेल से क्या होता है जी, प्राप्त होता है और इससे क्या होता है, मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र में मानव जनन मानव जनन तंत्र। अब मानव जनन तंत्र का मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। वे अंग वे अंग वे अंग जो मानव जनन में वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं, ठीक है। कभी भी परिभाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे जी, वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं। मानव मानव जनन मानव जनन तंत्र कहलाता है, ठीक है। ये छोटा सा एक डिफिनीशन है मानव जनन तंत्र में, अर्थात शरीर के वे भाग या हिस्से जो क्या करते हैं जी, जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मानव जनन तंत्र। और मानव जनन तंत्र की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं यह दो प्रकार का होता है। मानव जनन तंत्र कितने प्रकार का होगा बाबू, तो दो प्रकार का। कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार में पहला कौन सा होगा, तो पहला होगा हमारा नर जनन तंत्र, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा फर्स्ट होगा। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो पहला हम लोग क्या बताएंगे, नर जनन तंत्र, और दूसरा होगा हमारा मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जनन तंत्र दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका नर जनन तंत्र और एक होगा मादा जनन तंत्र। और आपके एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से ही आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हेडिंग अब बनाएंगे हम लोग नर जनन
तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस बात को याद रखे रहेंगे कि नर जनन तंत्र की यदि हम बात करेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसमें शरीर के वे अंग जो नर के हिस्से लेते होंगे उन्हें क्या कहेंगे जी, नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक अंग। ठीक है, पहले हम लोग ऐसे एक स्टेप और पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक अंग देख लेते हैं। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग में यदि हम बात करेंगे कि नर का क्या होगा और मादा का क्या होगा। कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नर का प्राथमिक अंग क्या होगा और मादा का प्राथमिक अंग क्या होगा बाबू। ठीक है, तो मुख्य जनन अंग की बात करेंगे, इसमें मुख्य जनन अंग, तो मुख्य जनन अंग में क्या होंगे, तो वो होगा आपका वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। वृषण, टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस में क्या होता है जी, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन को याद रखे रहेंगे। कभी भी यदि आपसे पूछे कि नर का प्राथमिक अंग क्या होगा बाबू, तो वो होगा आपका वृषण। दूसरा होता है यदि मैं मादा का मुख्य जनन अंग की बात करूंगा, जनन अंग, तो मादा का मुख्य जनन अंग आपका अंडाशय होता है। अंडाशय, जिसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे जी, ओवरी। और इसमें क्या होगा जी, अंडाणु का निर्माण होगा। इसमें अंडाणु का निर्माण होगा। तो दो हमारे जनन तंत्र आपके दिखाई दिए। एक होगा नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या होगा जी, वृषण। और मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या होगा जी, अंडाशय, जिसका नाम होगा ओवरी। ठीक है, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग, सेकेंडरी ऑर्गन्स। और सेकेंडरी ऑर्गन्स में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले नर सहायक अंग। नर सहायक अंग, तो नर के सहायक कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा आपका वृषण कोश। ठीक है, सेकेंड नंबर पे होगा आपका अधिवृषण। अधिवृषण। थर्ड नंबर पे यदि बात करेंगे शुक्र वाहिनियां होंगी। शुक्र वाहिनियां। ठीक है, फोर्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो शुक्राशय होगा। शुक्राशय होगा आपका। उसके बाद यदि मैं फिफ्थ नंबर पे बात करूंगा तो शिश्न होगा आपका। 6 पॉइंट की यदि बात करेंगे तो वो होगा प्रोटेस्ट ग्रंथिया। प्रोटेस्ट ग्रंथिया, प्रोटेस्ट ग्रंथिया। उसके बाद सेवेंथ नंबर पे होगा आपका काउपर ग्रंथिया। काउपर ग्रंथिया। ये हमारे टोटल हो गए आपके नर सहायक अंग। टोटल 7 होते हैं। मुख्य अंग में वृषण होगा, उसके बाद सहायक अंग में पहला होगा वृषण कोश, दूसरा होगा अधिवृषण, तीसरा होगा शुक्रवाहिनियां, चौथा होगा शुक्राशय, पांचवा होगा शिश्न, छठवां होगा प्रोटेस्ट ग्रंथिया और सातवां होगा आपका
का ऊपर ग्रंथि है। इसी तरह यदि हम मादा सहायक जनन अंग की बात करेंगे कि मादा सहायक जनन अंग क्या होते हैं, तो मादा सहायक जनन अंग में यदि हम बात करेंगे मादा सहायक जनन मादक सहायक जनन अंग, तो मादा सहायक जनन अंग में सबसे यदि पॉइंट की हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो पहला पे होगा आपका, याद रखे रहो ना, गर्भाशय, गर्भाशय जिसको यूट्रस कहा जाएगा। दूसरा होता है हमारा अंडवाहिनिया, अंडवाहिनिया, अंडवाहिनिया जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तीसरा हमारा होगा आपका योनि। फोर्थ नंबर पे यदि हम बात करेंगे भाग होगा आपका, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो आपका स्तन ग्रंथिया होगा, स्तन ग्रंथिया। ये हमारे क्या हो गए जी, मादा जनन सहायक अंग। फर्स्ट पे होगा आपका गर्भाशय, सेकंड पे होगा अंडवाहिनिया, थर्ड पे होगा योनि, और फोर्थ पे होगा भग, फिफ्थ पे होगा आपका स्तन ग्रंथिया। इस तरह आप याद रख सकते हो कि प्राथमिक अंग नर में कौन कौन होंगे, तो वृषण होगा, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा। मादा में मुख्य अंग जनन क्या होगा जी, अंडाशय ओवरी होगा, इसमें अंडाणुओं का निर्माण होगा। उसके बाद द्वितीय अंग में यदि बात करेंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो नर की यदि बात करेंगे कि नर के जो सेकेंडरी होते हैं सहायक अंग जो होंगे, पहला होगा वृषण कोश, दूसरा होगा अधिवृषण, तीसरा होगा हमारा शुक्रवाहिनिया, चौथा होगा शुक्राशय, पांचवा होगा शिश्न, छठवा होगा प्रोटेस्ट ग्रंथिया, और सातवां होगा हमारे काउपर ग्रंथिया। तो इस तरह हम लोग नर के सहायक जनन अंग को पढ़ चुके हैं। आगे यदि हम मादा सहायक जनन अंग की बात करते हैं, तो मादा सहायक जनन अंग में बाबू याद रखे रहिएगा, फर्स्ट पे होगा गर्भाशय अर्थात यूट्रस, सेकंड पे होगा आपकी अंडवाहिनिया या फैलोपियन ट्यूब, थर्ड पे होता है योनि, फोर्थ पे होता है आपका भग, और फिफ्थ पे क्या होता है स्तन ग्रंथिया। अब हम आगे यदि बात करते हैं कि इनमें जो हमारा मानव जनन तंत्र है, मानव जनन तंत्र में पहला हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र, ठीक है, याद रख रहे हो ना, मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बाबू। तो नर जनन तंत्र में क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाएगा कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको बताना होगा कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। नर में विभिन्न अंग, नर में विभिन्न अंग, नर में विभिन्न अंग, ठीक है, जैसे जैसे वृषण, ठीक है, वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को, ग्रंथियों के समूह को, ठीक है, ग्रंथियों के समूह को नर युग्मक, ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं, नर जनन तंत्र कहलाते हैं, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। बहुत आपका सिंपल डिफिनेशन है, याद रखे रहना कि नर में विभिन्न भाग जैसे वृषण, सहायक ग्रंथियां, ठीक है, वह सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक बनाने में क्या करते हैं जी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, नर जनन तंत्र।
अब नर जनन तंत्र में हम लोग जानेंगे कि नर जनन तंत्र का मोटिव क्या होता है। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र के भाग के बारे में जानेंगे। नर जनन तंत्र के भाग, ठीक है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला भाग होगा हमारा मुख्य या प्राथमिक अंग। मुख्य या प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग। उसके बाद दूसरा होगा इसमें हमारा सहायक व द्वितीयक अंग। सहायक या, ठीक है, इसी का नाम होगा सहायक या द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग। तीसरा होगा हमारा सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, ये हमारे नर जनन तंत्र के 3 भाग होंगे, याद रख रहिएगा। फर्स्ट होता है हमारा मुख्य जनन तंत्र, सेकंड होगा हमारा, ठीक है, मुख्य या प्राथमिक अंग, सेकंड होगा हमारा सहायक या द्वितीयक अंग, थर्ड होगा हमारा सहायक ग्रंथियां। एक बार पुनः शुरू से देख लेते हैं कि नर में विभिन्न भाग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं एवं कुछ ग्रंथियों के मिलने से, ठीक है, जिनसे नर युग्मक बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे जी, नर जनन तंत्र। और इसके कितने भाग होंगे जी, 3 भाग होंगे। इसको याद रखे रहेंगे। यदि नर जनन तंत्र का भाग पूछे याद रखा रहना कि कितने होते हैं जी, 3 होते हैं, ठीक है। नर जनन तंत्र के भाग कितने होंगे, 3 भाग होते हैं। आगे चलते हैं इसके बारे में। अब नर जनन तंत्र में कौन कहाँ होता है इसकी लोकेशन को समझते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। सबसे पहले हम नर जनन तंत्र का आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ से डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं नर जनन तंत्र की संरचना। नर जनन तंत्र की संरचना। जो नर जनन तंत्र होते हैं इनकी जो संरचना होती है ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बनाना है, नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिखाएंगे, बस यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि कौन क्या है। जैसे यदि हम बात करेंगे तो ये वाले भाग आपको जो दिखाई दे रही है इसका नाम होता है शुक्राशय। इसका नाम क्या होगा जी, शुक्राशय। उसके बाद ये जो नली जैसी आपकी आकृतियां दिखाई दे रही है इसका नाम होगा शुक्रवाहक, ठीक है। ये जो आपकी गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है, इसको कहा जाता है, इसी का नाम होता है टेस्टिस। और ये मनुष्य में जो नर भाग होते हैं उनका ये मुख्य अंग होते हैं। ये जिस थैली में होता है उस थैली का नाम होता है वृषण कोश। जिस थैली में होगा उस थैली का नाम क्या होगा जी, वृषण कोश। उसके बाद ये एक नली आती है शरीर से, ठीक है, और ये शरीर से जब नली आएगी जो बेकार पदार्थ होंगे, ठीक है, तो इस नली का नाम होगा मूत्र नलिका। और जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है, उस थैली को हम लोग क्या कहेंगे जी, मूत्राशय बोलेंगे। उस थैली को क्या बोलेंगे, मूत्राशय कहते हैं। यहाँ पे एक आपको ग्रंथि दिखाई दे रही होगी,
गोल सी आकृति जो ठीक मूत्राशय के नीचे पाई जाती है, जिसका नाम होगा आपका प्रोटेस्ट ग्रंथिया। नाम क्या होगा बाबू? प्रोटेस्ट ग्रंथिया। याद रख रहे हो ना? ये जैसे आपको बाहर की परत जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इस बाहर की परत का जो नाम होगा, इसको ही हम लोग कहते हैं शिश्न। और ये जो अंदर एक नली आ रही है जिससे पेशाब बाहर आता है, इसी को कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो ये हमारे मानव में नर जनन तंत्र का क्या है जी? फिगर है। याद रखे रहना कि कौन किसकी कहाँ पे लोकेशन है। ये जो हमारी फिगर पाई जा रही है, इसका नाम क्या होगा? शुक्राशय। ये होगा हमारा मूत्राशय, ठीक है। ये हमारा मूत्र नलिका, ये शुक्राशय होते हैं। ये पूरे थैली जिसमें वृषण रहता है उसको वृषण कोश कहते हैं। अब यदि कभी आपसे नामांकित चित्र बनाने के लिए भी कहा जाए तो ये नामांकित चित्र है। याद रखे रहना, नामांकित संरचना। नामांकित संरचना का मतलब आपको एग्जाम में ऐसे ही क्या बनाना होगा? फिगर बनाना होगा, ठीक है। जो अभी बताए थे, यहाँ पे एक नली है, इस नली का नाम क्या होगा जी? मूत्र नली या मूत्र नलिका, ठीक है। वहां पे लिखा गया मूत्र वाहिनी। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठा होता है, इसका नाम ही होगा मूत्राशय। इस नली का भी बताऊं, शुक्रवाहिका। यहाँ पे जो हमारी दोनों तरफ पाई जाती है ग्रंथियां, इस ग्रंथि का नाम ही होगा प्रोटेस्ट ग्रंथिया। उसके बाद ये नली जो सीधे मार्ग में आ रही है, इस नली का नाम क्या होगा? मूत्र मार्ग। जिस थैली में होता है, यहाँ पे एक अविट जैसी संरचना पाई जाती है, इसका नाम होगा अधिवृषण। और ये शिश्न होगा आपका। इसके बाद ये थैली, जिस थैली में रहता है, इसको वृषण कोश का वृषण कहा जाता है। यहाँ पे अंडकोश की थैली होगी। ये हमारी जो पतली सी एक संरचना होती है, मांसल जैसी होती है, इसको स्तंभ उत्तक। यहाँ पे हमारा क्या होते हैं? व्रीय पुटिका होते हैं, जहाँ पे व्रीय का निर्माण होते हैं। ये हमारा नामांकित क्या है? संरचना है। इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, देख सकते। अब हम लोग नर का मुख्य अंग पढ़ेंगे। मुख्य अंग या इसी को कहा जाएगा प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग, ठीक है। प्राथमिक अंग, इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम हेडिंग बनाते हैं वृषण। पहले इसको बीच में ले लेते हैं। इसका नाम होगा वृषण, ठीक है। सबसे ये हमारा प्राथमिक अंग होगा, इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। TES TES टेस्टिस। ये हमारा वृषण का क्या है जी? अंग है। आगे यदि हम बात करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, उसके बाद आपको समझाते हैं। पुरुषों में यह एक जोड़ी पाया जाएगा। वृषण की यदि बात करते हैं बाबू, तो पुरुषों में यह कितने जोड़ी पाया जाएगा जी? एक जोड़ी। तो लिखेंगे पुरुषों में यह एक जोड़ी पाया जाता है। पुरुषों में कितना पाया जाता है जी? एक जोड़ी पाया जाता है। जो उदर गुहा के बाहर, जो उदर गुहा जो उदर गुहा के बाहर थैली नुमा संरचना में स्थित होता है। थैली नुमा संरचना में स्थित होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। उसके बाद स्थित होता है जिसे जिसे वृषण कोश कहते हैं। जिसे वृषण कोश, ठीक है, वृषण कोश कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि वृषण कोश किसे कहेंगे, तो पुरुषों में, सॉरी, वृषण जो होता है पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है, जो उदर गुहा के बाहर थैली नुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे जी? वृषण कोश कहते हैं। आया बात समझ में? उसके बाद आगे यदि हम समझ रहे हैं कि आगे यदि हम बात करेंगे
ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग वृषण को देख चुके हैं। यदि कभी भी यदि आपसे पूछे कि वृषण में क्या मुख्य अंग है, ठीक है, इसकी मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बाबू कि पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है जो उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसका नाम लेंगे तो क्या बताएंगे जी? वृषण कोश। उसके बाद इसके बारे में आगे चले तो वृषण एक अंडाकार, लिखेंगे आगे, वृषण एक अंडाकार, ठीक है, वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी यदि मैं लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो याद रखे रहना कि जो वृषण होता है यह तो एक अंडाकार होगा और दूसरी बात ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा भी होगा और 2 से 3 सेंटीमीटर बाबू क्या होगा जी? चौड़ा होता है। ठीक है, यह बाहर से 2 झिल्ली से घिरा होता है, देखेंगे यह बाहर से 2 झिल्लियों से, बाहर 2 झिल्लियों से घिरा होता है। तो कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए यह बाहर से क्या होगा जी? 2 झिल्लियों से घिरा होता है। आगे यदि हम बात करें आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर, आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर, वृषण के अंदर अंतर्वृत्तित होकर, अंतर्वृत्तित होकर होकर 250 से 300 कोषों का निर्माण करती है। 250 से 300 कोषों का निर्माण करती है। इस बात को याद रखे रहना कि जो हमारी आंतरिक झिल्ली होती है ये क्या करती है जी? 250 से 300, इसको डाटा को याद रखना, 250 से 300 कोषों का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका याद रखे रहेंगे, वृषण पालिका कहते हैं। ये आप लोग याद रखे रहेंगे कि वृषण पालिका किसे कहेगा? तो वृषण पालिका में याद रखे रहिएगा कि वृषण पालिका ये हमारा है और यहाँ पे आपको हम वृषण कोश भी दिखा दे रहे हैं, वृषण कोश। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिस के बारे में रहा। कभी भी यदि आपसे पूछे टेस्टिस या नर का मुख्य अंग क्या है तो कौन सा भाग होगा जी? वृषण। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि पुरुषों में यह एक जोड़ी पाया जाता है जो उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे जी? वृषण कोश। उसके बाद वृषण की यदि बात करेंगे कि वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, और यह बाहर से 2 झिल्लियों से क्या होता है? घिरा होता है। आंतरिक झिल्ली जो होती है वृषण के अंतर्वृत्तित होती है, मतलब बटती है और बटने के बाद यह 250 से 300 कोषों का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे जी? वृषण कोश कहते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे आगे की यदि हम बात करते हैं कि शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए तापक्रम शरीर के, तापक्रम शरीर के, तापक्रम शरीर के, तापक्रम शरीर के, तापक्रम से 2 से 3 सेंटीग्रेड, 2 से
3 सेंटीग्रेड कम होना जरूरी है, कम होना जरूरी है। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रख रहेंगे, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि यदि मानव में मेल जो होते हैं, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है या शुक्राणु निर्माण होने की यदि बात करते हैं, तो जो मेरा शरीर का टेम्परेचर है, उस शरीर के टेम्परेचर से जो हमारा तापमान होना चाहिए वो 2 से 3 सेंटीग्रेड यदि कम होगा, तभी हमारे अंदर अर्थात पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण क्या हो सकता है। यदि टेम्परेचर कम नहीं होगा 2 से 3 सेंटीमीटर, सपोज डेट मान लीजिए कि यदि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और यदि वृषण कोश में यदि टेम्परेचर 37 डिग्री ही बना रहा, तो फिर आपके अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता है। 37 से कितना कम होना चाहिए जी? 2 से 3 सेंटीग्रेड, अर्थात आपका 34 से 35 यदि होगा, तभी भी जाकर क्या हो सकता है, आपका शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखे रहेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो शरीर के कितना जी, 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। अन्यथा अन्यथा यहाँ पे लिखेंगे अन्यथा, ठीक है, अन्यथा स्पर्मेटोजेनेसिस, अन्यथा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु की निर्माण क्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। यदि शरीर का तापमान 2 से 3 सेंटीमीटर कम नहीं होगा, तो फिर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं का क्या होगा, निर्माण नहीं हो पाएगी, अर्थात नहीं होगी। इसी कारण ठीक है, इसी कारण उदर गुहा से बाहर होता है, इसी कारण वृषण हमारा उदर गुहा से बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि वृषण जो होता है वो बाहर क्यों स्थित होता है बाबू, तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। उसके बाद यदि हम आगे बात करेंगे वृषण के कार्य, वृषण के कार्य, ठीक है, वर्क ऑफ टेस्टिस, वर्क ऑफ टेस्टिस की यदि बात करेंगे तो वृषण के बहुत सारे कार्य होंगे जिनमें हम लोग पढ़ेंगे। वृषण का मुख्य कार्य लिख लेते हैं, वृषण का मुख्य कार्य, वृषण का मुख्य कार्य, ठीक है, वृषण का मुख्य कार्य नर युग्मकों या नर युग्मकों या शुक्राणुओं का, नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है, ठीक है, निर्माण करना। तो पहला पॉइंट आप यही याद रख सकते हो बाबू कि जो हमारा वृषण होता है उसका पहला काम क्या होगा कि नर युग्मक या जिसको हम शुक्राणुओं का क्या करना, निर्माण करना होता है। दूसरा यदि हम काम की बात करेंगे तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं, ये आप पहला पॉइंट मान सकते हैं। दूसरा लिख सकते हो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन, नर हार्मोन, ठीक है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है।
ये दूसरा पॉइंट याद रखे रहना। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखे रहना बाबू कि यदि मनुष्यों में जो नर होते हैं वहाँ एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए पुरुषों में कौन से हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, जो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास होता है। यहां तक आपको याद होना चाहिए कि वृषण का पहला कार्य किया शुक्राणुओं का निर्माण करना, दूसरा काम किया जो वृषण कोश की लीडिंग कोशिकाएं होती है वहां से एक प्रकार का हार्मोन का स्रावण होता है जो क्या करता है जी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट शुक्र जनन नलिकाओं की बारे में। शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका और शुक्र जनन नलिका में बात करेंगे तो लिखेंगे वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। तो शुक्र जनन नलिकाओं में याद रखे रहना बाबू कि ये वृषण के अंदर एक नली पाई जाती है जिसका नाम होगा शुक्र जनन नलिकाएं होंगी। इन नलिकाओं से शुक्राणुओं का इन नलिकाओं से शुक्राणुओं का मोचन होता है। ठीक है, इन नलिकाओं से शुक्राणुओं का मोचन, ठीक है, मोचन जिसको हम लोग वीर्य सेचन कहलाता है। ये भी आप कह सकते हो। याद रखे रहना कि वृषण में एक नली होगी, उस वृषण नली को ही हम लोग शुक्र नली कहेंगे और इनमें शुक्राणुओं का क्या होता है, वीर्य मतलब संचित होता है, मतलब उस नली से, उस नली के रास्ते से आता है। शुक्र जनन नलिकाओं के, यहां से लिख सकते हैं शुक्र जनन नलिकाओं से, शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर, शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इस बात को याद रखे रहना कि शुक्र जनन नलिकाओं में कितने प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है जी, तो 3 प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। अब उन तीनों का नाम हम लोग जानते हैं कि तीनों का नाम क्या है। पहला का नाम होगा आपका शुक्र जनन नलिकाएं या शुक्राणु जनन नलिकाएं, शुक्राणु जनन नालिकाएं। दूसरा का नाम होगा सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। और तीसरा का नाम होगा आपका अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। ये हमारे शुक्र जनन में 3 नलिकाएं होती हैं। अब इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। याद रखे रहना शुक्र जनन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बन सकता है कि शुक्र नलिका से आप क्या समझते हैं। तो वृषण के अंदर एक नली पाई जाती है जिसे हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इनसे क्या होता है जी, इन नलिकाओं से शुक्राणुओं का बृहस्सेचन या मोचन होता है। और शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर 3 प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें पहला कोशिकाओं का नाम होगा शुक्राणु जनन नलिकाएं, दूसरा का होगा सर्टोली कोशिकाएं, और तीसरा होगा आपका अंतराली कोशिकाएं। अब इनका अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुक्राणु जनन कोशिका देख लेते हैं। शुक्राणु जनन कोशिका, यदि मैं शुक्राणु जनन कोशिका की यदि बात करता हूं कि शुक्राणु जनन कोशिका क्या होंगी, लिखेंगे यह नर जननी कोशिकाएं होती हैं। यह नर जननिक कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं। इस बात को याद रख रहे हो ना कि शुक्राणु जनन कोशिकाएं यह कैसी होंगी जी, नर जननिक कोशिकाएं होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणुओं, ठीक है, शुक्राणुओं अर्थात स्पर्म बोला जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबू कि शुक्राणुओं का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो शुक्राणु जनन कोशिकाएं करती हैं। उसके बाद दूसरा नाम होगा आपका, ये तो फर्स्ट नाम था, सेकेंड नाम होगा आपका सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, और सर्टोली कोशिकाओं की यदि बात करेंगे, सर्टोली कोशिकाएं, तो सर्टोली कोशिकाएं देख लेते हैं इसके बारे में। जो हमारी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो यह एक पिरामिड आकार की होती है। यह एक पिरामिड आकार की होती है। कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ये कैसी होगी जी, तो पिरामिडी आकार की होती है, जो बनते हुए नर युग्म कोशिकाओं को, जो बनते हुए नर युग्मक कोशिकाओं को भोजन देने का काम करती है, अर्थात पोषण प्रदान करती है। कभी भी यदि क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा शुक्राणु होता है बाबू, उन शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं देती हैं, तो जिसका नाम होगा सर्टोली कोशिकाएं। इसको आप लोग याद रख रहेंगे। और लास्ट आपकी तीसरी कोशिकाएं हैं, जिनका नाम है आपको अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं, इसका दूसरा नाम याद रख रहे ना, बहुत बार पूछा गया है। अंतराली कोशिकाएं, जिसका नाम होगा लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका, ये हमारी लीडिंग कोशिका होती है, जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। अब यदि हम बात करेंगे कि जो हमारी अंतराली कोशिकाएं होती हैं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यह वृषण पाली में शुक्र जननलिकाओं के, यह वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाओं, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर, के चारों ओर, के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। अंतराली
अवकाश, खाली जगह होता है। ठीक है, ठीक है, अंतराली अवकाश होता है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी, इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, जिसे जिसे अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। जिसे अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे यदि हम बात करेंगे, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। लिखेंगे ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। ठीक है, यह एक हार्मोन है और इसको स्रावन करने का नाम होती है अंतराली कोशिकाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक या द्वितीयक अंग। सहायक या द्वितीयक अंग। अभी आपको मैं केवल प्राथमिक अंग के बारे में पढ़ाया था, और प्राथमिक अंग में हम लोग क्या देखे हैं जी, यहाँ से आपको प्राथमिक अंग में वृषण देखे हैं, और वृषण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग वृषण के कार्य समझे हैं, शुक्र नलिका क्या होती है इसके बारे में समझे हैं, और इसके कितने प्रकार होते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन सी कोशिकाएं होती है, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ लिए हैं। ये नर जनन तंत्र में क्या हो गया जी, मुख्य अंग हो गए। अब इसके कुछ सहायक अंग है जो आपको कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी सारे लेक्चर हमारे इस चैनल पर जाकर देखे होंगे और समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो इस चैनल को अभी तक यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक देखिए आपको जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है सारे बोर्ड ऑफ एग्जाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें केवल आपको नर जनन तंत्र के मुख्य अंग टेस्टिस के बारे में पढ़ाया गया, और टेस्टिस के बारे में आपको बोर्ड में क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि शुक्राणुओं का निर्माण किस कोशिका से होती है। उसके अलावा इसका मुख्य जनन अंग क्या है, नर जनन तंत्र के भाग क्या होते हैं, सीक्वेंस में भी आपको सजाने के पूछ देगा, तो मैं सीक्वेंस में भी आपको बता दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।